जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो भूकंपीय तरंगे होती हैं वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के लिए किस प्रकार हमें सहायता करती हैं। ठीक है, इसके बारे में वैज्ञानिकों का क्या योगदान है, वैज्ञानिकों का क्या मत है, अभी हमारे पास लेटेस्ट साक्ष्य क्या है, इसके बारे में हम यहाँ डिटेल से जानेंगे। ओके, आइए इस बात को एक मैप के थ्रू समझते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। देखिए, ये रहा हमारा पृथ्वी। ओके, पृथ्वी के आंतरिक संरचना में, जैसे कि इसको एक केक की तरह ऐसे काट के देखें। ठीक है, ये रहा सेंटर पृथ्वी का। आंतरिक संरचना में अगर हम देखने जाएं तो इसमें परतों का जो व्यवस्था है किस प्रकार है, परतों की जो अवस्था है, जो पदार्थों की अवस्था है वो किस प्रकार है, कौन सी परत कहाँ पे पाई जाएंगी और कौन सा परतों का घनत्व कब कम होगा कब ज्यादा होगा, अन्य साक्ष्य भी हम देखें। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो भूकंपीय तरंगे वो क्या योगदान करती है इसमें। ओके, हम पिछले कक्षा में भूकंपीय तरंगों को डिटेल से समझ गए थे और यहाँ उसके अब गुण को और उसके योगदान को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, आइए इसको डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि पृथ्वी की एक सतह पर, सतह कहें या कहीं भी पृथ्वी के हम लोग पास में तो सतह ही है, वैज्ञानिक क्या करते हैं, भूगोलवेत्ता क्या करते हैं कि इसमें प्रयोग करते हैं, परीक्षण करते हैं, जिससे अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या मतलब पदार्थों का जो संरचना है वो किस प्रकार है। तो क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग करते हैं तो भूकंप लाते हैं, किस लिए, क्योंकि भूकंपीय तरंगों से जो हमें साक्ष्य मिलेगा वो ज्यादा विश्वसनीय है। तो वो पृथ्वी में कहीं भी या तो नेचुरल जो प्राकृतिक भूकंप आते हैं उनका अध्ययन करते हैं या खुद से भी भूकंप लाते हैं विस्फोट करवा के पृथ्वी के अंदर। ठीक है, पृथ्वी के अंदर जो विस्फोट होगा तो भूकंप आएंगी, तो भूकंपीय जो तरंगे होंगी वो विभिन्न दिशाओं में जाएंगी और भूकंपीय जो तरंगे होंगी इनका अध्ययन जो वैज्ञानिक करते हैं, उनके इक्विपमेंट जो लगे होते हैं उससे वो करते हैं। और उन तरंगों की जो गति होती है, तरंगों की जो दिशा होती है, इसके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है कि भूकंपीय तरंगों में कौन कौन से तरंगे पढ़ लिए हैं, तो एस तरंगे पढ़ लिए और पी तरंगे पढ़ लिए, प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे पढ़ लिए। ठीक है, इसका नाम लिख देता हूं, पी तरंगे और एस तरंगे। इन दोनों के बारे में डिटेल्स पढ़ लिए हैं पिछले क्लास में। तो इन तरंगों की गति के आधार पर ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम जानते हैं। आइए सबसे पहले पृथ्वी फिर से बना लेते हैं। और होता क्या है कि जैसे यहाँ से इन तरंगों को गुजारा जाता है तो इन तरंगों को ऐसे, ये सेंटर हो गया, ऐसे करके सीधे पृथ्वी को सीधी रेखा में पार कर जानी चाहिए। लेकिन पृथ्वी के अंदर तो पदार्थों का जो संरचना है वो समान नहीं है। होता क्या है, ये इन तरंगों की गति ऐसे सीधी ना जाकर ऐसे करके ये अवतलाकार रूप में, अवतलाकार। ठीक है, क्या देख लिए, सबसे पहले यही पॉइंट देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जानने, पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंपीय तरंगों की जो गति होती है वो अवतलाकार होती है। पहला पॉइंट, अवतलाकार। ओके, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी के जो अंदर है ना, इससे सिद्ध होता है क्या चीज, अवतलाकार पथ हुआ। तो इसे वैज्ञानिकों ने क्या, भूगोलविदाओं ने क्या अंदाजा लगाया, क्या अनुमान लगाया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में पदार्थों का जो संघनन है ना, सघन है, डेंसिटी इसका ज्यादा है। ठीक है, क्या बोलते हैं कि डेंसिटी ज्यादा है। तो जैसे ही पृथ्वी डेंसिटी इधर बढ़ता है तो जो तरंगे होती है वो बाहर भागने की, जो कम घनत्व है ना उधर तरफ घूम जाती है खुद से। ठीक है, आप लोग सघन माध्यम और विरल माध्यम पढ़े होंगे। वहां क्या होता है कि कोई भी तरंग जाती है तो जो विरल माध्यम रहेगा, सघन रहेगा तो विरल की तरफ घूम जाएगी। ठीक है, सघन की तरफ नहीं घूमेगी जल्दी। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो उस तरह यहाँ तरंगे होती है कि ये ज्यादा ठोस होते जाता है, सघन होते जाता है, तो पृथ्वी कम, ये जो भूकंपीय तरंगे होती है वो कम सघन की तरफ होते जाती है, कम सघन की तरफ घूमते जाती है। तो इसका जो पथ होता है वो अवतलाकार होता है। इससे प्रूफ होता है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना में जाने पर घनत्व में वृद्धि, डेंसिटी में वृद्धि होती है, घनत्व में वृद्धि होती है। ठीक है, क्या एक चीज क्या पता चल गया कि इनके जो पथ से अवतलाकार होता है और अवतलाकार से ये सिद्ध होता है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना में जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। दैट्स ऑल। सेकेंड, एक चीज यहां आपको मैं समझाना चाहूंगा कि असंबद्धता, असंबद्धता ये क्या होती है, डिसकंटिन्यूटी। ठीक है,
ठीक है। डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जब भूकंपीय तरंगे जाती है तो उनके वेग में अचानक परिवर्तन होता है। उनके वेग में कभी वृद्धि हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। तो वो जहां अचानक परिवर्तन होगा ना, कम ज्यादा या कुछ, तो उसी को कहते हैं असंबद्धता पृथ्वी, ये आंतरिक पृथ्वी के अंदर। ठीक है, क्या बोलेंगे? असंबद्धता। ये चीज आप समझ गए एकदम एस लेयर में। जहां क्या होगा कि अचानक से तरंगों की गति या तो तेज हो जाएगा या स्लो हो जाएगा, तो उसको असंबद्धता कहेंगे, डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। होता क्या है ना, ये पी और एस तरंगों के दोनों के गुण अलग अलग है। पी तरंगे क्या है कि पी तरंगे तो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में चल सकती हैं। ये जो एस तरंगे ये केवल ठोस में चलती हैं। एस तरंगे केवल ठोस माध्यम में गति करती है। हमने पिछले क्लास में ये चीज देख ली, अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला क्लास देख लीजिए जाके। ठीक है, तो इनके दोनों के गुण अलग अलग है। तो होता ये है कि जब ये चीज हो गया, अब सेकेंड चलते हैं इस पे। मैप से ही समझेंगे, मैप से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जैसे कि जब कराया गया, इसको प्रयोग किया गया, तो शुरू के 100 किलोमीटर तक, शुरू के 100 किलोमीटर, शुरू के 100 किलोमीटर तक पी और एस तरंग दोनों, पी तथा एस तरंगे दोनों की वेग में वृद्धि पाई गई। दोनों के वेग में निरंतर वृद्धि पाई गई 100 किलोमीटर तक, और उनके मतलब वेग में बढ़ते गया। तो हम क्या बताए थे कि पिछले क्लास में कि पी और एस तरंगों के जो गुण होते हैं, वो जितना ठोस होगा, जितना सघन पदार्थ होगा, इनका वेग वृद्धि होगा। इस आधार पे माना गया कि दो, असंबद्धता कंसेप्ट समझ गए। थर्ड नंबर में आपको यहां समझना है कि पी और एस तरंगों के, पी और एस तरंगों के वेग में वृद्धि कहां तक होता है? तो 100 किलोमीटर तक। ठीक है, 100 किलोमीटर तक वेग में वृद्धि होता है दोनों तरंगों के। तो इसको कहते हैं कि इस आधार पर माना जाता है कि ये सघन ठोस पदार्थ है। तो यहाँ बोलते हैं कि ये चट्टान मंडल है या ठोस पदार्थ है, इसको स्थल मंडल कहा जाता है। स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ठोस की तरह व्यवहार करती है तरंगों के साथ, इसलिए उसको स्थल मंडल कहते हैं, ठोस मंडल कहते हैं, चट्टान मंडल कहते हैं। आपको जो कहना चाहिए। ओके, फिर चलिए 100 किलोमीटर की बात हम समझ गए। हमें जाना है केंद्र तक, 6371 किलोमीटर। ठीक है, लिखते नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए 100 किलोमीटर के बाद होता क्या है कि अचानक परिवर्तन होता है। हम यहाँ बता दिए कि अचानक परिवर्तन होगा जब गति में, तो उसको बोलते हैं असंबद्धता। वो होता है 100 किलोमीटर के बाद। क्या होता है? तो जो एस तरंगे होती हैं उसके वेग में कमी आ जाती है, जो पी तरंगे होती है इनके वेग में भी कमी आ जाती है। ठीक है, एस और पी तरंगों के वेग में कमी आ जाती है। 100 से लेकर ये काम चलता है 200 किलोमीटर तक। 100 से लेकर 200 किलोमीटर तक इन भूकंपीय तरंगों के वेग में कमी आती है। 4 नंबर से कंसेप्ट निकलता है कि 100 से 200 किलोमीटर तक वेग में कमी। ठीक है, देखिए है ये वेग में कमी। यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है कि वेग में सिर्फ कमी होता है, लेकिन पी और एस तरंगे दोनों प्राप्त की जाती हैं। ये जो 100 से 200 किलोमीटर तक वेग में सिर्फ कमी होता है, लेकिन पी तरंगे और एस तरंगे दोनों प्राप्त की जाती है, दोनों उससे गुजरती हैं। और एस तरंगों की गुण क्या है कि ये द्रव्य अवस्था से नहीं गुजरता है, लेकिन यहाँ गुजर रहा है। मतलब ये जो 100 से 2 किलोमीटर है, 100 से 200 किलोमीटर है, ये द्रव अवस्था में तो नहीं है, लेकिन स्पीड में कमी भी हो गया, पूरा ठोस भी नहीं है। तो जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो पूरा ठोस भी नहीं हो और द्रव भी नहीं हो, दोनों के बीच की अवस्था को हम कहते हैं अर्ध द्रव। ठीक है, या अर्ध ठोस, सॉरी अर्ध ठोस कहते हैं, या नहीं तो इसको प्लास्टिक अवस्था कहते हैं। तो हम प्लास्टिक अवस्था लिखेंगे डायरेक्ट, प्लास्टिक अवस्था। ठीक है, ये मतलब यहाँ की जो चट्टाने हैं वो प्लास्टिक अवस्था में पाई जाएंगी, अर्ध ठोस अवस्था में पाई जाएंगी। और इस क्षेत्र को, इतना 100 से लेकर 200 किलोमीटर के जो क्षेत्र है, इसको दुर्बलता मंडल कहते हैं। दुर्बलता
क्योंकि यहाँ तरंगों की जो गति है वो दुर्बल हो रही है, कम हो रही है। दुर्बलता मंडल अस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, AUS, इसको अस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, 100 से 2 किलोमीटर। अब बात आती है कि 200 किलोमीटर से आगे। देखिए 200 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर, 29,000 क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर से लेके 100 से 200 तो हो गया दुर्बलता मंडल, 200 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक यहाँ क्या होता है कि दोनों पी तरंगे और एस तरंगे, पी तरंगे और एस तरंगे 200 किलोमीटर से आगे और 2900 किलोमीटर तक फिर इनके वेग में वृद्धि होती है। यहाँ पॉइंट डालता हूं, 200 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक वेग में वृद्धि, ठीक है। जो पी तरंगे और एस तरंगे हैं इनके वेग में वृद्धि होती है। तो वेग में वृद्धि का गुण क्या बताता है इन तरंगों का, कि चट्टानें ठोस है। ओके, पढ़े हैं इसके पी तरंगे और एस तरंगों के गुण में कि जब ठोस अवस्था आएगा, जितना ही सघन होंगे चट्टानें उतना ही इनके वेग में वृद्धि होगा। तो वेग में वृद्धि, वेग में वृद्धि, ठीक है। वेग में वृद्धि होती है तो इस मंडल को जो 200 से 2900 किलोमीटर का जो क्षेत्र है इसको मध्य मंडल कहा जाता है, मीजोस्फीयर, मध्य मंडल, मीजोस्फीयर, ठीक है। ये चीज समझ गए 2900 किलोमीटर तक। अब 2900 किलोमीटर के बाद की जो घटना है, अब देखिए किस प्रकार घटता है। ये टोटल है 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर है टोटल। हम अभी तक हैं 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर से बाद में 5150 किलोमीटर तक। देखिए 2900 किलोमीटर के बाद और 5150 किलोमीटर के पहले क्या घटनाएं घटती है, अब यहां समझते हैं। देखिए यहां से दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, एक बार और लिखता हूं इसको। 2900 किलोमीटर दूंगा तो फिर दिक्कत होगा ना समझने में बाद में। 2900 किलोमीटर टू हो गया 5150 किलोमीटर। यहां तरंगों के साथ क्या व्यवहार होता है उसके बारे में समझिए। 2900 किलोमीटर से लेके 5150 किलोमीटर तक जो पी तरंगे हैं वो गुजरती है। पी तरंगे 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर पे प्राप्त की जाती है, लेकिन एस तरंगे यहां तक नहीं पहुंच पाती है। दो लाइन पढ़िए कि पी तरंगे तो आती है 5100 किलोमीटर तक, लेकिन एस तरंगे यहां तक नहीं आ पाती है। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि यह जो क्षेत्र है यह द्रव अवस्था में, क्योंकि यहाँ से एस तरंगे नहीं गुजर रही है, इस चीज को आप समझ लीजिए। और लेकिन पी तरंगे प्राप्त होती है, क्यों? क्योंकि पी तरंगे किसी भी माध्यम में गुजर सकती है। ओके, तो यहाँ क्या पढ़ लिए 2900 से लेके 5150 एस तरंगे प्राप्त नहीं होती है, मतलब कि इसको द्रव अवस्था माना जाता है, द्रव अवस्था, ठीक है। दूसरा इसका नाम क्या है, इसको बाह्य कोर कहते हैं, बाह्य, वाह वाह होगा ये, बाह्य कोर कहते हैं या क्रोड कहते हैं, ठीक है, बाह्य कोर। क्या हुआ कि एस तरंगे, यहाँ गोल लिख दो, एस तरंगे प्राप्त, बाह्य कोर, सॉरी एस तरंगे प्राप्त बोल रहा हूं मैं, एस तरंगे नहीं नहीं गुजरती है, लेकिन पी तरंगे प्राप्त होती है। देखिए एस तरंगे नहीं गुजरती है लेकिन पी तरंगे प्राप्त होती है, इसलिए इसको द्रव अवस्था में माना जाता है और इसको बाह्य कोर कहते हैं। कब कहां तक घटना हो गई, 5150 किलोमीटर तक, 2900 से 5150। अब 5150 से 6371 किलोमीटर लास्ट क्या होता है, यहाँ लास्ट में होता है, देखिए इस तरंगे तो यहीं रुक गई। अब 5150 से लेके 6371 के बाद हम पी तरंगे प्राप्त की जाती है, मतलब पी तरंगे जो होती है वहां से गुजरती है, प्राप्त होती है, लेकिन इससे अंदाजा नहीं लगता है कि ओरिजिनल में ये चीज है क्या, या तो ठोस में है या द्रव्य में है, लेकिन पी तरंगों की गति में वृद्धि पाई जाती है यहाँ भी। इस आधार पर इस 5150 से 6371 किलोमीटर की जो
दूरी है, उसको माना जाता है कि ये यहाँ के जो पदार्थ होते हैं वो ठोस की तरह व्यवहार करते हैं। तो 7 नंबर 5150 से 6371 किलोमीटर। क्या बता दिए यहाँ कि केवल पी तरंगे गुजरती हैं और ये ठोस की तरह व्यवहार करता है, ठोस की तरह, या ठोस सिर्फ लिखता हूँ, जगह कम है, ठीक है। ये ठोस की तरह व्यवहार करता है, क्यों? क्योंकि यहाँ जो पी तरंगे हैं उनकी पी तरंगों की गति में वृद्धि पाई जाती है, ठीक है। ठोस की तरह व्यवहार, इसको कहते हैं आंतरिक कोर, या अंतः कोर लिख देता हूं, बाह्य कोर और अंतः कोर या आंतरिक कोर, आंतरिक कोर ही ज्यादा उचित लग रहा है, ठीक है। यहां चट्टानें कैसी व्यवहार करती है? ठोस की तरह। ये आंतरिक कोर की घटना हो गई। आई होप आप पृथ्वी के जो लेयर है इसके बारे में समझ गए कि भूकंपीय तरंगों के बारे में क्या क्या अंदाजा लगाया जाता है। एक बार हम इसको डिटेल्स थोड़ा कर देते हैं, मतलब कि एक बार सॉरी डिटेल्स शॉर्ट में कर देते हैं कि 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक जो पी तरंगे और एस तरंगे होती हैं उनके चट्टानों में सॉरी जो एक बार इसको जो भूकंपीय तरंगे हैं इसके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के लिए एक बार इसको शॉर्ट करते हैं। क्या करेंगे कि 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक पी तरंगे और एस तरंगे दोनों प्राप्त की जाती है और इनके वेग में वृद्धि होती है। इसको चट्टान मंडल माना जाता है और ठोस माना जाता है इसको, ठीक है। स्थल मंडल इसी को कहते हैं। 100 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, यहाँ जो पी तरंगे होती है और एस तरंगे होती है दोनों प्राप्त की जाती है, लेकिन इनके वेग में कमी हो जाती है, वेग में गति में कमी आती है, इसको हम दुर्बलता मंडल कहते हैं। और 200 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक यहाँ तक चट्टानों के जो एस तरंगे और पी तरंगे होते हैं इनके वेग में वृद्धि होती है, तो इसको हम मध्य मंडल कहते हैं, इसको भी ठोस माना जाता है, ओके। और 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर तक यहाँ जो पी तरंगे तो प्राप्त की जाती है 5150 पे, लेकिन एस तरंगे प्राप्त नहीं की जाती है। इस आधार पर माना जाता है कि यह द्रव अवस्था में, क्योंकि एस तरंगे वो द्रव अवस्था में नहीं गुजर सकती है। फिर 5150 से 6371 किलोमीटर सिर्फ यहाँ पी तरंगे ही गुजरती है, इससे अंदाजा नहीं लगता है कि ये ठोस में है कि कितना द्रव में है, नहीं पता चलता है, ठीक है। लेकिन पी तरंगों की वेग में वृद्धि होती है, इस आधार पर इसको माना जाता है कि यह ठोस की तरह व्यवहार कर रही है चट्टानें, ये ठोस है केंद्र में, ओके। ये चीज आप समझ गए। और ये ठोस की तरह क्यों व्यवहार कर रही है? क्योंकि जो पृथ्वी का केंद्र होता है ना, चारों तरफ से उस पर प्रेशर भी बढ़ता है, इस आधार पे भी ये अंदाजा लगाया गया। जब हम डिटेल्स करेंगे तो वहां भी ये समझेंगे कि ये केंद्र ठोस की तरह क्यों है, क्योंकि चारों तरफ से जो पृथ्वी का परत है वो दबाव भी तो आरोपित कर रहा है, इस आधार पर इसको मानते हैं कि ये ठोस की तरह व्यवहार करती है, ओके। और निश्चित जानकारी के इसके बारे में अभी उपलब्ध नहीं है। अब आइए हम नेक्स्ट एक चीज अभी छूट रहा है, क्या चीज? कि जो तरंगों की गति है ना उसमें पीएस छाया क्षेत्र, पी छाया क्षेत्र और एस छाया क्षेत्र और पीएस छाया क्षेत्र क्या कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में एक बार जानते हैं। आइए यहां से समझ लेता हूं, यहीं से बता देता हूं। सबसे पहला लाइन मैंने बोला था कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में तरंगों की जो गति होती है, उनके जो पथ होते हैं वो अवतलाकार होते हैं, अवतल आकार में वो जाते हैं। अवतल आकार, अवतल दर्पण आप लोग पढ़े होंगे, उसी के रास्ते वैसे ही इसको माना जाता है, ठीक है। ऐसे है, देखिए अवतल मतलब ये पहले लाइन में मैं समझा दिया हूँ, आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो समझ रहे होंगे। ऐसे होता ये है ना कि ये जो तरंगे आती हैं ये 105 डिग्री होता है, 105 डिग्री। यहाँ से अगर ये सेंटर है और यहाँ से मापे है इसको, तो ये 105 डिग्री तक पी और एस दोनों तरंगे प्राप्त की जाती है, दोनों प्राप्त, ठीक है। देखिए पी और एस आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस तरंगे जो होती है ना, यहां से ऐसे आके मेंटल तक ऐसे स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल और मध्य मंडल से होते ऐसे बाहर निकल जाती है। जो इस तरंगे होती है ऐसे आके बाहर निकल जाती है। इस तरंगे के यहाँ बाहर निकलने का मतलब हुआ कि इस तरंगे यहाँ तक जो है ये भी 105 डिग्री ऐसे आके, 105 डिग्री के बाद में इस तरंगे प्राप्त नहीं की जाती है, तो इस क्षेत्र को कहते हैं एस छाया क्षेत्र। समझ गए कि एस छाया क्षेत्र क्या है? इस छाया क्षेत्र में क्या पढ़ते हैं, क्या जानते हैं? तो ये
कि जो ये क्षेत्र में, इस छाया क्षेत्र में इस तरंगे नहीं पहुंच रही हैं, तो इसको एक कंसेप्ट इसको है कि देखिए 7 नंबर 8 नंबर इसको लिखता हूं, इस छाया क्षेत्र, इस छाया क्षेत्र में क्या हो गया, तो 105 डिग्री के पश्चात, 105 डिग्री के पश्चात का जो क्षेत्र है, बाद का जो क्षेत्र है, वहां पे इस तरंगे प्राप्त नहीं की जाती है, इसको इस छाया क्षेत्र कहते हैं। लेकिन अब पी तरंगों के बारे में भी देखिए, पी तरंगे क्या बताया कि ये तो इस तरंगे, पी तरंगे गुजरती है, ये जो ना केंद्र से, सेंटर से गुजरती है, क्योंकि पी तरंगे किसी माध्यम से गुजर सकती है। लेकिन पी तरंगे ना, यहाँ से देखिए 105 तक तो प्राप्त की जाती है पी तरंगे भी, लेकिन 105 के बाद ना 145 तक ये केंद्र से गुजरती है पी तरंगे, और 145 145 डिग्री के बाद फिर प्राप्त होती है। पी तरंगे, इस तरंगे 105 डिग्री के बाद प्राप्त नहीं होती हैं, और जो ये पी तरंगे होती हैं, पी तरंगे वो फिर से 105 तक तो प्राप्त होती हैं, लेकिन फिर से जो 145 डिग्री के बाद फिर प्राप्त होती हैं। इसमें ये चीज आपको क्या समझ में आना चाहिए कि 105 से लेके 145 डिग्री तक के क्षेत्र में पी और एस दोनों प्राप्त नहीं हो रहे हैं, पी तरंगे और एस तरंगे दोनों प्राप्त नहीं होते हैं। यहाँ ये 105 से लेके 145 तक, इसी को कहते हैं 105 डिग्री से 145 डिग्री तक, इसको कहते हैं पी तरंगे और एस तरंगे छाया क्षेत्र। इसको हाइपन लगा देते हैं, पी एस छाया क्षेत्र, ठीक है। पीएस छाया क्षेत्र कौन सा है, 105 डिग्री के पश्चात और 145 डिग्री के पहले। फिर इसके बाद यहाँ पे पी तरंगे प्राप्त की जाती हैं, क्योंकि पी तरंगे गुजर सकती है। ओके, यहाँ क्यों नहीं प्राप्त की जाती है, क्योंकि पदार्थों का जो गुण है ना, उसका जो डेंसिटी है, घनत्व के आधार पर जो तरंगे हैं वो बिखर जाती है, बिखर के यहाँ तक तो प्राप्त होती है, लेकिन ये इसको भेद नहीं पाती है पी तरंगे भी। तो पी एस छाया क्षेत्र सब हो गया, फिर पी एस यहां से यहां तक, पी एस छाया क्षेत्र। आई होप आप लोग जो भूकंपीय तरंगों के जो साक्ष्य हैं, उसके आधार पर पृथ्वी का जो विभाजन है, पृथ्वी का आंतरिक संरचना का, ये चीज आप समझ गए होंगे। एक बार मैं और डिटेल्स थोड़ा कर दूं, डिटेल्स नहीं, शॉर्ट्स करके एक बार बता दूं। देखिए, अगर इसको हम बताया था ना कि जैसे केक की तरह अगर काटे, केक की तरह ऐसे काटे पृथ्वी के आंतरिक भाग को, तो 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक, 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक इसको स्थल मंडल बोलते हैं। 100 से लेकर 200 किलोमीटर तक इसको दुर्बलता मंडल कहते हैं। क्यों दुर्बलता मंडल कहते हैं, क्योंकि यह चट्टान द्रव अवस्था में पाई जाती है। 200 से लेकर 2900 किलोमीटर तक, 200 से लेकर 2900 किलोमीटर तक इसको, 200 से लेकर 2900 किलोमीटर तक इसको बोलते हैं मध्य मंडल। क्यों बोलते हैं मध्य मंडल, क्योंकि यह चट्टान ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो 2 से लेकर, सॉरी 2 बोल रहा हूँ, 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, यहाँ पे चट्टानों के जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसको बाह्य कोर कहते हैं, बाह्य कोर कहे या क्रोड कहे, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद में 5150 से लेकर 6371 किलोमीटर का जो क्षेत्र है पृथ्वी के अंदर, इसको बोलते हैं आंतरिक कोर, और इसको ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये ठोस है, पृथ्वी का आंतरिक कोर जो है वो ठोस है। ओके, 0 नहीं लिखा, 6371 तो लिख दिया। ये चीज आप समझ गए। आई होप आपको एकदम डिटेल्स में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अच्छे सपोर्ट कीजिए। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।